नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। और आज मैं लेकर आया हूँ उत्तर मुग़ल काल के बारे में, जो कि 1705 ईस्वी से स्टार्ट होता है और यह चलता है 1857 के पहले, यानी कि जब बहादुर शाह जफ़र सेकंड की मृत्यु हो जाती है। तो यह टॉपिक मेरे ख्याल से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही जटिल भी है, लेकिन आज अगर आप देखते हैं तो शायद यह बहुत आसान हो सकता है। हाँ, वीडियो में हो सकता है 30 से 35 मिनट लग जाए, लेकिन अगर आज आप देख लेते हैं तो फिर यह टॉपिक आपको क्लियर हो जाएगा और बहुत इम्पोर्टेंट भी है। इससे अक्सर क्वेश्चन भी आते रहते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं बिना कुछ बात कहे। ठीक, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। औरंगजेब की मृत्यु। औरंगजेब तक तो सभी लोग पढ़े होंगे सही से, और वहाँ तक समझने में भी कोई दिक्कत ज़्यादा नहीं होती, सब जगह मिल भी जाता है कंटेंट भी। औरंगजेब की मृत्यु 1705 में हो जाती है। ठीक, इसकी तो फिर क्या होता है, इनके 3 लड़के रहते हैं। ठीक, एक का नाम रहता है मुअज्जिम, एक का नाम रहता है आजम, एक का नाम रहता है कामबख्श। ठीक, 1 मिनट, कामबख्श नाम रहता है। ठीक, ये उस समय ये अफगानिस्तान में, और ये अहमदनगर, और ये कर्नाटक के पास में बीजापुर में। ये लोग मतलब जैसे मुख्यमंत्री आज के युग में नहीं है, ऐसे ही उसी समय ये भी उस राज्य के अपने प्रमुख हुआ करते थे। ठीक, तो ये इतने लोग थे, लेकिन जैसे ही मृत्यु हो जाती है ये लोग मुअज्जिम, आजम, ये अपने आप को क्या सम्राट घोषित कर लेते हैं। ठीक, सम्राट घोषित कर लेते हैं। अब ये चूँकि ये बड़ा था, ये पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर ये थे, सबसे बड़ा ये, फिर ये, तो सब लोग अपना अपना सम्राट घोषित करके और दिल्ली की ओर चलते हैं। तो मुअज्जिम चूँकि बड़ा था, नीति में भी बहुत अच्छा था, अफगानिस्तान भी था, पास में भी था, तो जैसे ही ये चला, ये पहले ये चला। ठीक, क्योंकि अहमदनगर नज़दीक हुआ करता था, ये इससे तो नज़दीक है ही। तो क्या हुआ, ये चला दिल्ली की ओर, तो और ये जल्दी ही चल दिया। तो ये जब आए दोनों, तो आगरा में हाँ, तो आगरा में इन दोनों में लड़ाई होती है। आगरा में ये मुअज्जिम और ये इनके भाई जिनका नाम था आजम, ये दोनों लड़ते हैं। ठीक, 1 मिनट, हाँ सॉरी, हाँ, ये आगरा के पास आ जाते हैं। आगरा में के पास युद्ध होता है, जिसे कि जजाऊ का युद्ध भी कहते हैं। जजाऊ 1707 में होता है। 1707 में होता है। ये आजम और मुअज्जिम ये दोनों युद्ध करते हैं और मुअज्जिम आजम को हरा देता है। ठीक, और फिर ये जब हो जाता है, उसके बाद काम्बख्श से फिर ये चलता है मुअज्जिम, और इससे भी जाता है। और फिर अब सोचता है कि अगर इसको नहीं मारेंगे तो हो सकता है ये भी कहीं ना कहीं आए दिल्ली में भी आक्रमण कर दे, तो इसको कहाँ ख़त्म करो। तो फिर काम्बख्श को भी इसी बीजापुर के वार में, बीजापुर वार के नाम से जाना ही जाता है। बीजापुर यह 1908 में हुआ था, तो इनको भी पराजित कर देता है और फिर मुअज्जिम बैठ जाता है दिल्ली पर। अब हम एक एक करके देखते हैं कि कौन कौन कब और किसी क्या उपलब्धियाँ थी। तो ठीक है, मुअज्जिम को 2 नाम से और नाम के नाम से जाना जाता है, जिसका नाम पहला बहादुर शाह प्रथम और शाह आलम प्रथम। ठीक, क्योंकि शाह आलम द्वितीय और बहादुर शाह द्वितीय भी हुए, तो इसलिए बहादुर शाह प्रथम और शाह आलम प्रथम। इनका काल जो था 1707 से 12। ठीक, इतना इनका मुअज्जिम का था। तो अब हम केवल, चूँकि सबसे ज़्यादा प्रचलित नाम बहादुर शाह प्रथम है, तो इसलिए अब हम बहादुर शाह प्रथम के ही नाम से संबोधित करेंगे इनको। ठीक, तो यह था, यानी कि इनकी उपलब्धियां 2 ही थी। क्या थी, एक आगरा के युद्ध में जजाऊ, जिसे जजाऊ का युद्ध कहते हैं, जजाऊ का 1707 में, फिर बीजापुर 1707 में
1708 में बीजापुर को में हरा देता है। जजाऊ का वार जानते 1707 में होता है। तो ये दो इनकी उपलब्धियां थी। हाँ, इनके समय में जो और भी कुछ, जैसे कि जो सिख हुआ करते थे और जाट हुआ करते थे, मराठा, इनके साथ कैसा संबंध था ये हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो मराठा के साथ अगर हम देखें तो चूँकि जो इसके पिता थे औरंगजेब ने जो मराठा एक साहू थे, मराठा साहू, अब मराठा के बारे में बस इतना ही जानिए कि यहाँ साहू, और बाद में कभी वीडियो बनाऊंगा तो बताऊंगा, साहू थे। इनको औरंगजेब ने गिरफ्तार किया हुआ था साहू को। तो क्या हुआ, क्योंकि औरंगजेब गिरफ्तार किया था, तो ये आया जब कौन, बहादुर शाह प्रथम, ये इसको छोड़ दिया, किसको, साहू को, कहा जाओ अपने मराठा में जाओ, अपना राज करो, गया। और चूँकि मराठा में 2 कर बहुत प्रचलित था, जिसका नाम है सरदेशमुखी और चौथ। ये दोनों और यही क्या नाम है, औरंगजेब, और ये दोनों यही वसूलते थे। मतलब यह दिल्ली सल्तनत, मतलब दिल्ली जो था यही वसूलता था। कहने मतलब है औरंगजेब ही इन दोनों करों को वसूलता था। लेकिन इन्होंने, बहादुर शाह प्रथम ने कह दिया साहू से कि जाओ तुम सरदेशमुखी को तुम वसूलोगे, लेकिन चौथ को नहीं, चौथ को अभी मैं ही वसूलूंगा। ठीक, तो यह था किससे, मराठा से संबंध, मतलब इस तरह से थे, थोड़ा मतलब सही था यहाँ पर। फिर हुआ क्या, सिख के साथ कैसा था, सिख के साथ में संबंध इसलिए बता रहा हूँ, बहादुर शाह का सिख के साथ संबंध कैसा रहा इसलिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि इसके पहले जहांगीर ने इसके जो सिख के गुरु जो थे, 5वें गुरु, उसकी मतलब मृत्यु कर दी थी, मतलब हत्या कर दिया था किसने, जहांगीर ने। और गुरु अर्जुन देव की जो मृत्यु है वो कैसे हुई थी, वो जहांगीर ने मार दिया था, इसलिए उनकी मृत्यु हुई थी। और फिर औरंगजेब जो थे उन्होंने तेग बहादुर को फांसी पर लटका दिया था। इसीलिए सिख के और इनके यानी मुगलों से संबंध अच्छे नहीं थे। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि इस समय गुरु गोविंद थे, गुरु गोविंद सिंह। यहाँ पर इनके संबंध थोड़ा ठीक ठाक थे, मतलब उतना ज़्यादा नहीं है। इनके गुरु गोविंद के, बहादुर शाह के मतलब ठीक ठाक चलता था, ऐसा नहीं था कि हाँ संबंध खराब थे, ठीक ठाक थे। लेकिन इनके एक मित्र थे गुरु गोविंद के, इनका नाम था इनका नाम बंदा बहादुर था, बंदा बहादुर। ये जलता था किससे, मतलब ईर्ष्या करता था किससे, बहादुर शाह से। क्यों, क्योंकि इसका पिता जो था वह इसके गुरु को, बंदा बहादुर के गुरु से, मतलब जो तेग बहादुर हुए थे अर्जुन, तो उसकी हत्या कर दी थी, इसलिए ये नहीं मानता था, लेकिन गुरु गोविंद मानते थे। तो कहने मतलब ये विद्रोह करते रहते थे हमेशा, किसके विरुद्ध, इन्हीं के जो मुअज्जिम यानी कि बहादुर शाह के प्रति। लेकिन ये मित्रता संबंध मतलब ठीक ठाक थे गुरु गोविंद के, इसीलिए इनकी भी दोनों की दुश्मनी उतनी अच्छी नहीं रही। ठीक, तो इतना था। जाट भी हुआ करते थे उस समय, जो कि हरियाणा और गुजरात में, और फिर बुंदेला जो थे, इन सबके साथ भी कहने मतलब इनका संबंध ठीक ठाक था। तो कहने मतलब ये 1707 से 1712 तक, 1707 से 12 तक इन्होंने शासन किया। ठीक, अब हम देखते हैं कि इसके बाद कौन आता है। तो कहाँ गया, बहादुर शाह। हाँ, बहादुर शाह जो ये थे, इनके लड़के हुए कितने, 4 लड़के, 4 हुए। कौन कौन थे, इनका नाम था पहला जहादर शाह, दिख रहा है ना, हाँ, जहादर शाह। और दूसरा नाम था, हाँ, जहां शाह था। तीसरा अजी मुस्सान, और तीसरा था रफ़ी उस्सान। ये 4 नाम थे। ठीक, जहादर शाह, लेकिन इसमें सबसे बड़ा जहादर शाह था, तो इसीलिए और सभी को ये भी मार देता है, और फिर बैठता है जहादर शाह गद्दी पर। ठीक, जहादर शाह, ठीक, यह बैठता है 1713 से लेकर के, वो कब मरता है, 1712 में। हाँ, 1712 में मरता है। तो ये 1712 से 1713, यानी 1 ही साल तक ये रहता है जहादर शाह, 1 ही साल तक रहता है। ठीक, इसे एक बात ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत है, इसको एक कह सकते हो कुख्यात था एक चीज़ में, जिसका नाम था
लंपट मूर्ख। लंपट मूर्ख किसे कहा जाता था, क्यों कहा जाता था? उसका रीज़न ये है कि इस समय एक लाल कुंवर नाम की एक गणिका थी। लाल कुंवर नाम की एक गणिका थी जिससे इसको बहुत प्रेम हो गया था, और जो यह कहती थी उसी को ये कौन, जहांदर शाह ये करते थे। जो ये कहता था वही ये करता था, जिससे उसके जो प्रशासनिक जो व्यवस्था थी वह गड़बड़ा गया। और कहने मतलब जो मंत्री लोग होते थे वो भी नहीं मानते थे जहांदर शाह की बात को, लेकिन अब चूँकि सम्राट था इसलिए क्या करें, मानना पड़ा बादशाह की बात। तो लेकिन फिर भी ये कई लोगों ने इसे लंपट मूर्ख कहा, और कहना भी चाहिए। तो यह था, यानी कि इसे लंपट मूर्ख भी कहा जाता है, आता है क्वेश्चन में भी कभी कभी। तो ये चीज़ इसके बारे में है, एक मतलब जो ये कह सकते हो कि कुख्यात था, इसलिए इसको जानना बहुत ही अति आवश्यक है। और भी कह सकते हो कि इसमें अगर हम देखें कि क्या क्या गतिविधियाँ इन्होंने और क्या की, तो इन्होंने ठेकेदारी जो व्यवस्था, यानी कि जिसे कि हम इजारा भी कहते हैं, इसको इन्होंने बढ़ावा दिया, इसको प्रमोट किया इन्होंने। ठीक, जजिया कर इन्होंने समाप्त कर दिया था। ठीक, या इनके साथ था। मराठों के साथ संबंध अगर हम देखें तो जहांदर शाह ने मराठों को सरदेशमुखी व चौथ, यानी कि जो राज्य की जो आय का 1/4 था, चौथ था, दोनों अधिकार दे दिए। कहाँ पर क्या था, वहाँ बहादुर शाह ने, उन्होंने केवल सरदेशमुखी दिया था, और इन्होंने चौथ और प्लस सरदेशमुखी तो चूँकि तो पहले से ही था, दोनों को ही मराठों को दे दिए। कहे जाओ तुम दोनों ही इसको तुम ले सकते हो, मतलब तुम ही ले जाओ, अब हम नहीं लेंगे, तुम ही वसूलो। ठीक, यह था इनके पास। इनकी मराठा के साथ संबंध इनके मतलब ठीक ठाक और हो गए थे उनकी अपेक्षा। ठीक, राजपूतों के साथ अगर हम देखें कि इनके साथ संबंध कैसे थे राजपूत के साथ, तो आमेर के राजा जय सिंह का नाम बहुत सुने होंगे शायद आप सब भी लोग। आमेर के राजा जय सिंह, ये यही राजस्थान के पास में था, मतलब ये बहुत अच्छे माने जाने हैं ये। तो जहांदर शाह ने मिर्जा, चूँकि इसके पहले जो बहादुर शाह थे उनसे संबंध तो इनके अच्छे नहीं थे, लेकिन इनके समय में थोड़ा संबंध सुधर गए थे, इसीलिए जहांदर शाह ने इन्हें एक उपाधि दी, मिर्जा की उपाधि इन्होंने दी थी। और अभी आगे हम जब देखेंगे तो इन्हें फर्रुखसियर जब आता है तो वह इसको सवाई की उपाधि दे देता है। तो कहने मतलब भाई यहाँ पर राजपूत के साथ संबंध भी थोड़ा ठीक ठाक ही चल रहा था। ठीक, और अभी हम आगे देखेंगे फर्रुखसियर जब आता है तो फर्रुखसियर यानी कि इसका लड़का, उसका जहांदर शाह का लड़का फर्रुखसियर जब आएगा तो वह इसकी यानी जय सिंह की लड़की के साथ शादी भी करेगा। ठीक, तो यह था। सिखों के साथ अगर हम देखें कि इनका क्या संबंध था, सिख के साथ तो बंदा बहादुर को जो मैं बताया, बंदा बहादुर, उनका संघर्ष चलता रहा, मतलब उनका सिख के साथ। और जाट उनके साथ भी वहाँ उस समय चूड़ामन रहता था, वह भी संबंध सही था। और बुंदेली के साथ भी संबंध मतलब ठीक ठाक ही थे। ठीक, अब आ जाते हैं फर्रुखसियर, इसी का जहांदर शाह का जो लड़का था। फर्रुखसियर, ठीक, 1713 से 19 के तक रहता है। इसे घृणित कायर कहते हैं, इसे घृणित कायर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, घृणित कायर क्यों, क्योंकि थोड़ा मंद बुद्धि का था, इसीलिए इसे घृणित कायर कहते हैं। हाँ, सॉरी, जो जहांदर शाह था उसका ये भतीजा था फर्रुखसियर जो है, यह जहांदार शाह, जो भी पढ़े हुए पीछे, जहांदार शाह का यह भतीजा था। ठीक, तो यह था। और हाँ, इस समय यह बात एक चीज़ और हो जाती है, सैयद बंधु, इसे हम थोड़ी देर में बताएंगे। सैयद बंधु की सहायता से यह बैठा था। कौन, फर्रुखसियर,
सैयद बंधु हुआ करते थे, अभी मैं बताऊंगा कौन थे। सैयद बंधु की सहायता से ही यह गद्दी पर बैठ पाया था। ठीक, सैयद बंधु ने 4 लोगों को बैठाया था शासक, मतलब कि अपने सहयोग से, ताकि हमारे मतलब कुछ हमारे के लिए भी एक अच्छा काम कर सकें। तो उन्होंने, सैयद बंधु ने फर्रुख सियर की सहायता की, उस सहायता से यह इसका मुगल का जो बादशाह है वह बन बैठा, और बाद में सैयद बंधु को ऊंचा पद भी दिया। तो यह चीज़ इसमें हुआ। फिर अब हम देखते हैं, हाँ, सैयद बंधु के बारे में थोड़ा सा हम बता दें। ये एक अमीर लोग हुआ करते थे, अमीर थे ये एक कह सकते हो हिंदुस्तानी गुट के अमीर थे। इसमें 2 भाई थे जिसे कि किंग मेकर कहते हैं, किंग मेकर। इसमें ये 2 भाई नाम के किंग मेकर हुआ करते थे, और इन्होंने 4 लोगों को इन्होंने मतलब अपने सहयोग से 4 लोगों को इन्होंने इस पर, यानी कि मुगल जो था, मुगल के यानी उत्तर मुगल ही 4 लोगों को इन्होंने बादशाह बनाया था, जिसमें से एक फर्रुख सियर थे। 2 और थे जिनका नाम अभी बताऊंगा, रफ़ी-उद-दर्जात है, रफ़ी-उद-दौला है, और फर्रुख सियर है, और एक और है मोहम्मद शाह। ये 4 लोग थे। ठीक, 4 लोगों को भी मैं जब एक एक करके, ये सब जो 4 लोग थे ये सब बादशाह बने थे, तो एक एक करके भी डिस्कस करता हूँ। तो पहला उसमें से ये थे फर्रुख सियर, इन्होंने सैयद बंधु की सहायता से ये बादशाह बने थे। ठीक, फर्रुख सियर ने अपने बड़े भाई अब्दुल्ला खां को वजीर का भी पद दिया था, और उसको कुतुब उल मुल्क की उपाधि भी दी थी। छोटे भाई हुसैन मलिक शाह को मीर बख्शी का पद दिया। तो ये सब उतना ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इन्होंने क्या क्या किया वही हम देखते हैं, इनकी क्या एक्टिविटी रही। तो इन्होंने जजिया और प्लस तीर्थ यात्रा जो कर था उसको एबॉलिश कर दिया, मतलब इसको ख़त्म कर दिया था। ठीक, ये एक चीज़ यह इनके बारे में जानने की ज़रूरत है। और दूसरा यह जानने की ज़रूरत है कि 1717 ईस्ट इंडिया का जो फरमान, ईस्ट इंडिया का फरमान 1717 में इन्होंने ही, किसने, फर्रुख सियर ने जारी किया था। 1717 में शाही फरमान जिसे नाम से जाना जाता है। इसमें हुआ क्या था कि जो ब्रिटिश के थे उसका नाम एक हैमिल्टन था, कह सकते हो एक चिकित्सक या था। तो वही आया था इनसे और कहा कि हाँ मुझे दे दीजिए पश्चिम बंगाल में, मैं अपना एक दवा की फैक्ट्री वहाँ पर स्थापित करना चाहता हूँ। तो इन्होंने दे दिया, कहा कि हाँ कुछ तुम 3000 रुपये कहा कि तुम 1 साल भर में देते रहो हमें और मैं तुमको दे देता हूँ। तो वही दे दिया था इनको कि जाओ तुम अपना कंपनी इस्टेब्लिश कर सकते हो, और उन्होंने दे भी दिया। ठीक, तो और जब दे दिया तो फिर उन्होंने अंग्रेज ने गोलकुंडा और यहाँ पर भी थोड़ा सा, मतलब वहाँ पर जैसे कलकत्ता में दे दी कि हाँ तुम जाओ वहाँ पर कंपनी खोल सकते हो, लेकिन जैसे गोलकुंडा हुआ उसकी पड़ोसी में कहा कि जाओ और वहाँ तक तुम इसको बेच सकते हो अपनी दवा को। ठीक, तो हाँ इसको कंपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसको कह सकते हो कि मैग्ना कार्टा इसे कहा जाता है। कंपनी का मैग्ना कार्टा था या मतलब एक नींव हो गई थी जिसके द्वारा एक भारत में व्यापार करने का एक मार्ग प्रशस्त हो गया था। हाँ, अगर हम मराठों के साथ संबंध देखें तो चूँकि चौथ और सरदेश मुखी स्वयं मराठा वसूलने लगे थे वो, और सैयद बंधुओं ने भी मराठा जो शासक थे साहू, उनके साथ भी एक समझौता कर लिया था। यही जो सैयद बंधु थे इन्होंने मराठा के साथ एक संधि कर लिया, मतलब चाहे ये करे चाहे ये फर्रुख सियर करे, चूँकि इन्हीं के सहयोग से बैठा था तो लगभग बात दोनों लोग मानते हैं उनका। तो साहू से 15,000 घुड़सवारों के साथ समर्थन देने को, मतलब जो मराठा थे इन्होंने इनको यानी फर्रुख सियर को 15,000 घुड़सवार भी देने के लिए कहा था। और बहादुर शाह प्रथम, चूँकि बहादुर शाह के समय अगर थोड़ा पीछे बैकग्राउंड बताऊं तो बहादुर शाह के समय दक्कन के कुछ क्षेत्रों में, मतलब कि जो दक्षिण का क्षेत्र था वहाँ पर मराठों को सरदेश मुखी का अधिकार मिला था। जैसे अभी हमने पढ़ा कि जो बहादुर शाह प्रथम थे यानी कि मुहज्जिम, वो सरदेश मुखी का दिए थे। फिर जहादार शाह जब आता है तो चौथ और सरदेश मुखी दोनों को अधिकार दे देता है। पर हुआ क्या था, हुआ ये था कि
जो जहांदर शाह था, जहांदर शाह ने दोनों दे दिया था। जहांदर शाह ने कहाँ गया, जहांदर शाह ने कहाँ, जहांदर शाह कहाँ गया, चौथ और सरदेशमुखी ये दोनों अधिकार दे दिए थे, लेकिन एक यहाँ कंडीशन ये थी कि यह जो वसूलेगा, मतलब वसूल, ये कहा था जहांदर शाह कि हम वसूल कर तुम्हें दे देंगे, तुम्हें नहीं वसूलना है, बल्कि हम ही वसूलेंगे तभी तुमको देंगे। और यहाँ पर क्या था, बहादुर शाह में ये कहता था नहीं तुम ही वसूलो, हम चौथ हम वसूलेंगे और तुम सरदेशमुखी अपना वसूल ले जाओ और तुम्हें रख भी तुम लो। और यहाँ पर क्या कहा गया कि चौथ और सरदेशमुखी तुम्हारे जितना वसूला जाएगा वो तुम्हें पूरा दे दिया जाएगा, लेकिन वसूलेंगे हम ही। थोड़ा भ्रष्टाचार करना था ना, तो इसी वजह से तो ये हो गया, यानी कि तो हाँ, यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी का फरमान मैग्ना कार्टा इसे कहा जाता है। हाँ, और मराठा के साथ भी संबंध वही ठीक ठाक थे, मतलब अब क्यों, क्योंकि इस फर्रुख शेर के समय में जो सरदेशमुखी और चौथ था पूर्ण रूप से कह दिया तुम ही वसूलो तुम ही रखो, तो ठीक ठाक थे। आमिर के साथ संबंध क्या थे, कैसे थे, आमिर के साथ संबंध ठीक ठाक थे। सवाई की उपाधि जयसिंह को किसने, इन्होंने ही दिया था, किसने, फर्रुख शेर ने ही। और जहांदर शाह ने देखे थे, जहांदर शाह ने मिर्जा राजा की उपाधि दी थी, पीछे भी देखिए मिर्जा राजा जहांदर शाह ने, ठीक, तो यह था। और अजीत सिंह, यहाँ पर देख लो ये बात, फर्रुख शेर यहीं पर, यहीं के कह सकते हो अजीत सिंह, जय सिंह की लड़की, या और भी इसके कह सकते हो कि इन्हीं की घराने की लड़की थी, उसके साथ फर्रुख शेर ने शादी भी किया था, ठीक, शादी भी किया था। कौन, फर्रुख शेर, राजस्थान के ही थे। तो सिखों के साथ संबंध कैसा था, क्योंकि जैसा जानते हो अर्जुन देव जो थे पांचवें गुरु जो थे, इनका नाम था अर्जुन देव, इनकी हत्या जहांगीर ने किया था। और जो 10वें थे, मतलब औरंगजेब ने किसकी, तेग बहादुर की हत्या की थी। और चूंकि अभी देख लो चल ही रहा है, इतनी गर्मी है यार, हाँ, बंदा बहादुर का विद्रोह चल ही रहा था, तो अभी भी वो वैसे ही था। और जाट जो बुंदेला थे, ये भी अभी उसी तरह से मेल मिलाप की नीति इन्होंने ही जारी रखी, ठीक। लेकिन हुआ क्या, अब देखो, चूंकि सैयद बंधु का भी एक इतिहास देखते रहना, सैयद बंधु यहाँ पर इसको बैठा है। अब क्या हुआ, क्योंकि ये बताया था ना कि ये गए मराठा से, थोड़ा सा उनके साथ एक एग्रीमेंट हो गया था सब, यानी कि थोड़ा समझौता हो गया था। और जब वहाँ पर हो गया तो कुछ थोड़ा सा इनमें और फर्रुख शेर में कुछ मनमुटाव हुआ, जिसके कारण से इनके दोनों के संबंध ठीक नहीं रह गए। परिणाम क्या हुआ कि इन्हें सैयद बंधु या अली बंधु कई नामों से जाना जाता है। तो इन्होंने जो मतलब इनके मराठा के साथ संबंध अच्छे उधर होने लगे थे। तो उस समय वहाँ पर बालाजी विश्वनाथ हुआ करते थे, बालाजी विश्वनाथ हुआ थे। इससे सैयद बंधु मिल गए जब, तो इन्होंने क्या किया, इनके जो बेटे हैं फर्रुख शेर, पहली बात तो आया, मतलब सॉरी, हाँ चलो ठीक है, रफ़ी उद रज्जात को इन्होंने एक कैसे तो टूल के रूप में इस्तेमाल किया। और इनके द्वारा ही फर्रुख शेर को अंधा कर दिया गया था, उसको मार दिया, ऐसा मारा था, बहुत खतरनाक मारा था। और फिर उसके बाद में उन्हीं के बाद में इनको बैठा देते हैं गद्दी पर, क्या नाम है, रफ़ी उद रज्जात, ऐसा नाम रखते हैं सब। 1719 रफ़ी उद रज्जात 1719 में ये बैठ जाते हैं, ठीक। यानी कि सैयद बंधु ने 4 लोगों को बैठाया था, उसमें से फर्रुख शेर एक हो गया और एक रफ़ी उद रज्जात हो गया। इसके बारे में बस यही एक चीज़ जानने लायक है कि उत्तर मुगल काल में सबसे कम दिनों तक यही बैठा था, सबसे कम दिन तक शासन यही किया था, सबसे कम दिन तक शासन, ठीक। बस इतना ही है, और इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानने की ज़रूरत है, ठीक। अगर जानना है, हाँ एक चीज़ और जान सकते हो, निकू शेयर
निकुसियर का विद्रोह इसी के समय हुआ है, निकुसियर का विद्रोह। ठीक, बस इतना जाना। फिर उसके बाद आ जाओ रफ़ीउद्दरजात के बाद में इन्हीं के कह सकते हो कि भाई ही था रफ़ीउद्दौला, था कि नहीं तो मुझे कंफर्म नहीं पता है, लेकिन याद करने के लिए कि रफ़ीउद्दरजात और रफ़ीउद्दौला भाई भाई थे, समझ लो। तो रफ़ी से नाम है। तो रफ़ीउद्दौला बैठता है, और चूँकि जो क्या नाम है, रफ़ीउद्दरजात 1719 में बैठे, और 17 मतलब कुछ महीनों के लिए बैठे थे। फिर उसी के बाद में 1900 में ये भी बैठते हैं। कौन? रफ़ीउद्दौला। यह एक उपाधि धारण किया था जिसका नाम है शाहजहाँ द्वितीय। शाहजहाँ एक बैठे भी थे। कब बैठे थे वो शाहजहाँ? याद है डेट उनका? शाहजहाँ बैठे थे 1627 से और 56 तक, 1656। उसके बाद औरंगजेब आ जाता है। ठीक, तो शाहजहाँ सेकंड ये प्रथम का है, मैं बताया हूँ। तो इन्होंने शाहजहाँ सेकंड की उपाधि धारण की थी। ठीक, तो ये है। अब आ जाते हैं, ये ज़्यादा कुछ भी नहीं किया था, ये बस ऐसे ही बैठ गया था, और कुछ इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं है। अब हम बात करते हैं मोहम्मद शाह के बारे में। मोहम्मद शाह के बारे में, और ये बैठते हैं 1719 से 48 तक, काफ़ी दिन तक शासन किया था। ठीक, कैसे बैठा था? सैयद बंधु की सहायता से। सैयद बंधु के परिप्रेक्ष्य में, यानी कि उनके हित में जो नहीं काम करता था उसको किसी न किसी तरह से ये लोग उतरवा ही देते थे, उसको मरवा डालते थे। कोई कुछ न किसी कारण से उनको हटा करके, और फिर आराम से बैठा देते थे दूसरे को। ठीक, तो यह था इनके बीच में। आइए हम देखते हैं कि क्या शासकीय गतिविधियाँ इनकी क्या थी। तो इसके समय में क्या हुआ था कि जो प्रांत होते थे छोटे छोटे, जैसे अवध, बंगाल, या जो भी छोटे छोटे जैसे हैदराबाद, ये सब थोड़ा सा स्वतंत्र होने लगे थे। तो कहने मतलब स्वतंत्र क्यों हुए? क्योंकि भाई प्रशासन उतना सही नहीं रह गया होगा, इसीलिए वजह से ये सब स्वतंत्र होने लगे, नहीं तो क्यों होते। तो यही था। ठीक, तो अब देखते हैं क्या क्या हुआ था। जैसे बंगाल में कौन कौन लोग स्वतंत्र हुए। जैसे वहाँ पर चूँकि सूबेदार पहले यहाँ पर का मुर्शीद कुली खां था। मुर्शीद कुली खां ये मुगल के ही क्षेत्र में आता था, और उसका इस बंगाल का जो सूबेदार था वो मुर्शीद कुली खां था। और जब इन्होंने देखा कि हाँ इसकी जो मोहम्मद शाह की जो पावर है, यानी कि इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन जो शक्ति है वह क्षीण होने लगी, यानी कम होने लगी है, तो इन्होंने अपने आप को घोषित कर दिया कि हाँ हम एक ऑटोनॉमस रूप से, हम स्वायत्त रूप से बंगाल है। तो कहना मतलब ये कह दी कि हाँ अब मेरा बंगाल है। बंगाल को उन्होंने अपना मान लिया कि हाँ यह मेरा इलाका है। और उधर तो बंगाल हो गया, अवध भी उधर था। अवध जहाँ अयोध्या है, अवध यहाँ भी इस समय यहाँ पर शहादत खां या फिर बुरहान उल मुल्क भी कहते हैं इसे, बुरहान उल मुल्क। ठीक, इसे कहते हैं। तो इन्होंने भी अपने आप को घोषित कर दिया कि हाँ आई एम आल्सो ऑटोनॉमस स्टेट। ये किए थे 1722 में, और ये 1717 में। ये कभी आ जाता है क्रॉनिकल ऑर्डर में मिलाने के लिए। तो बंगाल से फिर उधर कहाँ अवध में पहुँच गए। उधर हैदराबाद देख लो, निजामुल मुल्क का हैदराबाद में ये लगभग 1724 में हुआ था। यहाँ पर निजाम उल्क मुल्क ये थे। इन्होंने भी अपने आप को घोषित कर लिया, कह दिया कि हाँ हम भी एक ऑटोनॉमस स्टेट हैं। ठीक, तो इसका और भी नाम था निजामुल उल मुल्क आसफ, जहाँ इतना बड़ा नाम था। तो इतना ये था 1724 में। ठीक, 1717 में क्या बंगाल किसके द्वारा? मुर्शीद कुली खां के। अवध शहादत खां, बुरहान उल मुल्क इनका नाम था। 1722 में हैदराबाद, 1724 निजामुल मुल्क आसफ जहाँ के द्वारा। ठीक, राजपूताना
जो जो राजस्थान का जो क्षेत्र था, यहाँ भी अपने आप को ये सब लोग स्वतंत्र कर लिए हुए थे। हाँ, इसके समय में एक बात और महत्वपूर्ण है, नादिर शाह ईरानी शासक, 1739 में प्रथम बार आक्रमण स्टार्ट हो जाता है। मोहम्मद शाह ये फारस का शासक था, मतलब वही ईरानी जो क्षेत्र ईरान इराक ये सब था, यहीं से नादिर शाह का आक्रमण शुरू हो जाता है। फिर इनके बीच में यानी मोहम्मद शाह से इनके बीच में करनाल का युद्ध होता है। करनाल का 1739 में ही करनाल का युद्ध होता है और पराजित कौन होते हैं? स्वाभाविक सी बात है, नादिर शाह पर जीतेगा। कारण ये है कि तो आया था इतने दूर से और मोहम्मद शाह कमज़ोर हो ही गया था। कमज़ोर का हमें प्रमाण मिलता ही है, ये सब बंगाल, अवध, हैदराबाद ये सब स्वतंत्र हो गए थे। अगर इनका प्रशासन अगर मजबूत होता तो क्यों ये सब स्वतंत्र हो पाते थे? इसलिए हार भी गया करनाल के युद्ध में। तो हाँ, दिल्ली जो नादिर शाह था दिल्ली में खूब इतना लूटा कि यह भी कहा जाता है कि जो मयूर सिंहासन हुआ करता था, तख्ते ताउस या फिर कहते हैं इसे मयूर सिंहासन या तख्ते ताउस, मयूर सिंहासन या फिर तख्ते ताउस, यहाँ पर कोहिनूर हीरा जड़ा था, उसको कहा जाता है कि यह निकाल ले गया था। कहा जाता है कि इसी के लिए वह मतलब कि इसको बहुत सुना हुआ था नादिर शाह, इसलिए आया था कि हाँ यह मेरा है, मैं इसे लेकर रहूँगा, इसलिए आया था। तो मतलब कहावत है, कितना सच है कितना नहीं तो नहीं, यह तो मैं नहीं जानता। तो यह चीज़ है। हाँ, ये बात और है कि मोहम्मद शाह के समय में ही उर्दू भाषा और प्लस संगीत यह बहुत प्रचलित हुआ, मतलब प्रोत्साहन बहुत मिला था। ठीक, तो बस इतना ही है इसके विषय में। मोहम्मद शाह 1700 यानी याद रखना कि नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल का शासक कौन था? तो वह कौन था? मोहम्मद शाह था, जो कि 1719 में बैठा 48 तक बैठा था। बंगाल और अवध और हैदराबाद इस समय स्वतंत्र होने लगे। ठीक, अब आते हैं अहमद शाह। जल्दी करते हैं, नहीं तो बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा। अहमद शाह 1748 से 54 में बैठता है। ठीक, अफगान शासक जो शाह अब्दाली था, उसी वहाँ मतलब वह भी आक्रमण शुरू कर दिया था। तो उसके समय मतलब कि नादिर शाह गया वहाँ पर और फिर वो भेजा किसको? अहमद शाह अब्दाली को। अहमद शाह अब्दाली यानी कि अगर यह पूछा जाए कि किस समय में अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण शुरू हुआ, तो कौन था? अहमद शाह था। अहमद शाह नाम भी इसका है, अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली। ठीक, याद करने का ट्रिक है। तो इसके समय में आक्रमण, और यही नहीं, क्योंकि जो जानते हो अहमद शाह अब्दाली ने 7 बार आक्रमण किया है भारत पर, 7 बार भारत पर आक्रमण किया है। ठीक, मतलब भारत पर मतलब दिल्ली पर या कह सकते हो या पंजाब सब में मिला करके। और जो ये पहला आक्रमण किया था पंजाब पर किया था। कब किया था? 1748 में किया था। ठीक, और जो सबसे महत्वपूर्ण है वो 1761 में पानीपत का है। पानीपत का युद्ध सबसे महत्वपूर्ण था। कहने मतलब बस इतना अहमद शाह, इसके बारे में इतना और भी देख लो। इसके समय में कुछ वजीर हुआ करते थे इसके अहमद शाह में, जिसका नाम है एक जाबिद खां हुआ करता था। जाबिद खां, एक सफदर जंग था। या कौन था? या अवध का नवाब भी था। यह अवध का नवाब और साथ में जो मुगल था उसका वजीर भी था। वजीर मतलब सेनापति टाइप का। अवध का यह नवाब भी था, मतलब वहाँ का एक अच्छा खासा नवाबी माना जाता था। तो इसी के कारण मतलब कि इसी कारण आगे चलकर सफदर जंग के बाद अवध के नवाब वजीर कहलाए थे। ठीक, समझ रहे आ रहे हैं ना? मतलब ध्यान सुनोगे कि हाँ अवध के नवाब, इसी के नाम पर अवध वहाँ पर पड़ा था, क्योंकि ये वहाँ का नवाब भी था और यहाँ का अवध का वजीर भी था। तो इसीलिए कहा भी जाता है, क्वेश्चन में आता है कि किसको अवध का नवाब और मुगल साम्राज्य का वजीर भी कहा जाता है। तो यही था। ठीक, तो यह था सफदर जंग के बाद, यह चूँकि वजीर भी बना था। हाँ,
फिर क्या होता है, ये जो अहमद शाह था, अहमद शाह को अंधा करके, अहमद शाह को अंधा बनाकर जेल में डालकर सत्ता को अपदस्थ कर और आलमगीर सेकंड बैठता है, आलमगीर सेकंड बैठता है दिल्ली पर। ठीक, यह था क्योंकि भाई सब लोग अपने अपने आप को मारकर चले ही आ रहे थे। तो ये, और चूँकि ये जो था, जैसे अहमद शाह सब लोग मार मार कर आते थे, जैसे मोहम्मद शाह मारा था उसको, तो उसी वजह से ये भी था आलमगीर, ये इसके पिता को मारे थे मोहम्मद शाह, उसके ये बैठे अहमद शाह। तो अब आलमगीर क्या हुआ, ये भी आकर मार दिया इसको, तो फिर बैठ गया दिल्ली पर। यानी कि चारों सैयद बंधु के चारों लोग भी समाप्त हो गए। अब आते हैं आलमगीर सेकंड। आलमगीर सेकंड 1754 से 58 तक। ठीक, तो इसके जो वजीर हुआ करते थे आलमगीर सेकंड के, आलमगीर फर्स्ट किसे कहते हैं जान पता है? आलमगीर प्रथम जो है उसे औरंगजेब जो था उसको हम आलमगीर प्रथम कहते हैं। उसके वजीर को गजी उद्दीन इमाद उल मुल्क इसके वजीर को कहा जाता था। और आगे चलकर यह जो वजीर था वह इमाद उल मुल्क ने इसकी चूँकि हत्या कर दी थी। किसी इसी आलमगीर की। तो ये सब था, ये सब इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। यहाँ हम घटनाएं देख लेते हैं कि क्या घटनाएं घटित हुई इनके समय में। अब्दाली का दिल्ली पर आक्रमण, अब्दाली का जो दिल्ली पर आक्रमण हुआ वह आलमगीर सेकंड के समय में, मतलब इसी के समय में अब्दाली ने दिल्ली पर आक्रमण किया था। ठीक, 1754 में। 48 में कहाँ किया था? पंजाब में किया था अहमद शाह अब्दाली ने, और 54 में यहाँ पर दिल्ली पर आक्रमण कर दिया। ठीक, चूँकि नादिर शाह था तो वह तो किया था दिल्ली पर, लेकिन अहमद शाह ने सबसे पहली बार अहमद शाह अब्दाली ने सबसे पहली बार आलमगीर सेकंड के समय में ही दिल्ली पर आक्रमण किया था। इसके समय में और क्या घटना घटित होती है? 1754 से 1758 में तक यह बैठता है, तो कुछ याद आ रहा है 1754 और 58 के बीच में? 1757 प्लासी युद्ध, प्लासी का युद्ध। ठीक, तो इसके समय यानी कि आलमगीर सेकंड के समय में हुआ था। इसी के समय बंगाल के जो नवाब थे सिराजुद्दौला और औरंगजेब, प्लासी युद्ध में किसने लड़ा था? सिराजुद्दौला और प्लस बंगाल का, मतलब बंगाल का जो कि ये था ही बंगाल का नवाब, तो सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ये दोनों लड़े थे 1757 में प्लासी में। तो यह था। फिर अब तो ये भी ख़त्म हो गए। अब आ जाओ शाहजहां थर्ड आ जाओ। इसके समय में देखो क्या होता है। इमाद उल मुल्क द्वारा आलमगीर सेकंड की हत्या के समय आलमगीर सेकंड का पुत्र था अली गौहर बिहार में था। ठीक, समझ आ रहा है नहीं ना? इमादुल मुल्क जो भी मैंने बताया, इमादुल मुल्क वह आलमगीर की हत्या कर देता था। ठीक, लेकिन उसी का पुत्र, आलमगीर का जो पुत्र था उसका नाम था अली गौहर। अली गौहर था, यह बिहार में था, ठीक, समझ नहीं आया हमारे ख्याल से अभी भी तुमको। कहने मतलब है कि आलमगीर किसकी हत्या किया था? आलमगीर ने हत्या किया था किसका? अहमद शाह का। आलमगीर ने हत्या किया था अहमद शाह का। और हुआ क्या, और उसी समय आलमगीर का लड़का अली गौहर बिहार में था। उसी समय आलमगीर का जो लड़का था वह बिहार में हुआ करता था, और उसी कारण से अब अली गौहर भी आ गया कि हाँ अब चलते हैं, देखते हैं हम भी दिल्ली में क्या हो रहा है। ठीक, तो हालांकि ये सब ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूँ सही। तो स्वयं, लेकिन हाँ ये कहने में इसका जो लड़का था आलमगीर सेकंड, ये बिहार में हुआ करता था उस समय। अब ये चला आया। और शाहजहां जो थर्ड था,
शाहजहाँ थर्ड था, इसको ये पराजित कर देता है, हटा देता है, मार देता है, कहता है जाओ। और शाहजहाँ थर्ड को यह पराजित करके और शाह आलम सेकंड के नाम से यह दिल्ली पर बैठ जाता है। ठीक, ज़्यादा शाहजहाँ थर्ड के विषय में बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, बस हाँ याद रखो कि हाँ ये था। हाँ, शाह जो अली गौहर था इसी को शाह आलम सेकंड 1759 से 1806 तक शाह आलम सेकंड बैठता है। ठीक, इसी समय में जानते हो 1761 का पानीपत। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछूं, पानीपत की 3 युद्ध हुए। ठीक, तो हमारे कहने में मतलब ये है कि जो पानीपत का युद्ध हुआ, ठीक, वो पानीपत में ही क्यों हुआ? 3 युद्ध हुए लेकिन पानीपत में ही क्यों हुआ, इसको बताना अगर पता होगा तो कमेंट में। फिर 1764 में जानते ही हो किसका युद्ध, बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध होता है, इसमें कौन कौन रहते हैं? इसमें शाह आलम सेकंड यानी कि जो ये है शाह आलम रहता है, और फिर जो अवध के नवाब थे शुजाउद्दौला और सॉरी ये अवध के थे यार, ये अवध के थे। और बंगाल में मीर कासिम था, बंगाल में मीर कासिम हुआ करता था, और अवध में शुजाउद्दौला था। शुजाउद्दौला पानीपत जो मूवी बनी है उसमें देखोगे तो शुजाउद्दौला अहमद शाह अब्दाली की सहायता करता है। ठीक, तो क्योंकि पानीपत का जानते हो उसमें मराठा और अहमद शाह अब्दाली से वार होता है, तो यह शुजाउद्दौला पहले उनके साथ मराठा के साथ संधि करता है, लेकिन बाद में धोखा दे देता है, इसीलिए मर भी जाता है जो पेशवा रहता है। ठीक, तो बंगाल में मीर कासिम और शुजाउद्दौला अवध का था और शाह आलम था, ये तीनों लोग मिल करके और युद्ध लड़े थे, किससे? अंग्रेजों से लड़े थे। और फिर उसके बाद जब ये तीनों हार गए तो इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद आ गया अपना, इलाहाबाद की संधि 2 संधि हुई थी, एक पहला हुआ था और एक दूसरा हुआ था। कब हुआ था? 1765 में ही, कुछ डेट था, 2 हुआ था। पहले एक पहली संधि हुई जिसमें जो शाह आलम थे, यही शाह आलम जो ये सेकंड थे, इन्होंने बंगाल, बिहार और उड़ीसा इसकी दीवानी जो है अंग्रेजों को सौंप दिया। इन्होंने हार गए थे, क्या करें, यही होगा, नहीं तो पूरा ले लेता कुछ छोड़कर। तो बिहार, बंगाल और उड़ीसा इसको अंग्रेजों को इन्होंने दे दिया। फिर तो इनके साथ ये हो गया, एक संधि इनके साथ हो गई, और और फिर इनको शाह आलम को क्या हुआ, इनको प्रोटेक्शन में भेज दिया कि जाओ तुम हमारे संरक्षण में। 1765 से 1772 तक इनको अपने पास रखा, कहा तुम अंग्रेजों के संरक्षण में तुम रहोगे, और इलाहाबाद में ही रखा था इसको। और मराठा संरक्षण इसी अवधि में भी वहाँ पर भी कह सकते हो इमादुल मुल्क जो थे, उन्होंने अहमद शाह को अंधा बनाकर जेल में डाल दिया था, तो वो भी सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर तो हाँ, और फिर हाँ, इसके जो 2 संधि हुई थी, एक ये संधि हुई थी इनके साथ में, और एक हुई थी इनसे मीर कासिम और इनके बीच में, शुजाउद्दौला के बीच में हुई थी। तो उनको भी अपना अपना कुछ क्षेत्र देना पड़ा था, और वहाँ भी दीवानी क्षेत्र, और यहाँ तक कि अपने सैनिक भी ये रखता था, कौन? अंग्रेज रखता था यहाँ पर दीवानी अधिकार भी, और सैनिक भी इनके यहाँ रखता था। तो यह था। और अंग्रेज जो थे ब्रिटिश हैं, ये 1803 पर दिल्ली पर कब्जा कर लिए थे। 1803 पर दिल्ली पर कब्जा कर लिए। उसमें लॉर्ड लेक था, लॉर्ड लेक का उसमें लीडरशिप हुआ करता था। और इस समय जो दौलत राव सिंधिया थे जो मध्य प्रदेश के, और चूँकि ये सिंधिया थे यहाँ के, लेकिन उस समय ये मराठा के प्रतिनिधि हुआ करते थे, तो उन पर भी इन्होंने कब्जा स्थापित कर लिया था। और मतलब इस समय ब्रिटिश का बहुत दबदबा हो गया था भाई। जो बक्सर का युद्ध हुआ था वो बहुत ही कह सकते हो कि एक प्रकार का एक ये भी मैग्ना कार्टा था, एक कह सकते हो, क्योंकि अब इसके बाद कोई शक्ति ही नहीं रह गई। जो बंगाल था, अवध था और दिल्ली, तीनों के तीनों इसमें पराजित हो गए। तो इसमें शक्ति बहुत मजबूत हो गई थी, और इन सबको पेंशन पर घोषित कर दिया, कहा जाओ। और शाह आलम की मृत्यु 1806 में हो भी जाती है। ठीक,
1806 में किसकी मृत्यु? इन्हीं की मृत्यु हो जाती है। अब आ जाते हैं अकबर सेकंड। अकबर सेकंड ये 1806 से 37। अकबर सेकंड के बारे में एक चीज़ आप जानते ही होंगे, बहुत ज़्यादा फेमस है। क्या फेमस? ये है अकबर सेकंड के समय में ही जो महान समाज धर्म सुधारक, कौन? राजा राम मोहन राय। उनका नाम राम मोहन राय था और इन्होंने ही उपाधि दिया था राजा की। किसको? राजा राम मोहन राय को। इन्होंने लंदन में दूध भेजा था। अकबर सेकंड ने राजा राम मोहन राय को वहाँ पर दूध भेजा था लंदन में, अपने तरीके से, मतलब अपने द्वारा इन्होंने किया था। और हाँ, ये और एक चीज़ है कि इसके समय में, यानी कि अकबर सेकंड के ही समय में मुगल जो राजकीय सिक्का था, मुगल राजकीय सिक्का को बंद कर दिया गया, बंद कर दिया गया था। बस इतना ही इम्पोर्टेंट है। अब आ जाओ लास्ट, बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर सेकंड। पहला कौन था? मुअज्जिम, जो पहला था, या अंतिम इसे कहा जाता है, लास्ट एम्परर ऑफ लेटर मुगला। ठीक, इसके समय महत्वपूर्ण यह है कि 1857 के समय में यही नेतृत्व किया था, और इन्होंने नेतृत्व किया था विद्रोह ने। इनको कह सकते हो कि हिंदुस्तान का सम्राट लोगों ने घोषित कर दिया था, जो भारत के लोग थे, कहा कि तुम ही सम्राट हो। और चूंकि लेकिन ये बुढ़ा हो गया था, तो इस वजह से कुछ कर नहीं पाया, और फिर इसको अंग्रेजों ने रंगून में भेज दिया, कहा जाओ तुम वहीं पर रहो, और फिर वहीं इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इस तरह से हमने देखा ये जो उत्तर मुगल काल जो व्यवस्था थी वह इसी तरह से थी। एक को पराजित करके दूसरा बैठता, दूसरे को तीसरा, तीसरे चौथा, और इस तरह से जो मुगल पीरियड था, कहीं ना कहीं इसमें प्रशासनिक रूप से तो छीड़ हो ही गई थी, साथ ही साथ में जो लालच और ये सब होता है ये भी हुआ। लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इस क्षति का, यानी कि जो मुगल जो था, इनके जो पतन का सबसे ज़्यादा कारण जो मेरे अकॉर्डिंग है वह था जो ब्रिटिश का हस्तक्षेप इतना हो गया था कि सभी जगह वो हस्तक्षेप करने लगे थे। इस वजह से जो मुगल था इसका ज़्यादा से ज़्यादा क्षति हुई, और परिणाम स्वरूप जो युद्ध हुए, जैसे कि दिल्ली में अहमद शाह अब्दाली करता है, नादिर शाह करता है, उसी के थ्रू, चूँकि अब देखते हुए अहमद शाह के समय से ही जो प्रांत थे स्वतंत्र होने लगे थे, तो इस वजह से भी उन्होंने, ब्रिटिश ने भी देखा कि इस तरह से जब हालत हो गई तो दिल्ली पर कब्जा करते हैं, फिर इनके बाद इन सबको देखते हैं। तो फिर इसी सब वजह से, यानी कि कई कारण हो सकता है, जैसे एक ब्रिटिश हो गए, ब्रिटिशों का हस्तक्षेप हो गया, प्रांतों की स्वायत्तता की मांग हो गई, उसके बाद प्रशासनिक अक्षमता हो गई, प्रशासनिक अक्षमता भी हो सकती है, और भी कह सकते हो कि नेतृत्वहीनता, मतलब कि जो मुगल थे ये नेतृत्व सही से नहीं कर पा रहे थे, और जो कह सकते हो उसके इंटरनल में भ्रष्टाचार और लालच की भावना ये सब बहुत हुआ करता था। एकता जो कह सकते हो यूनिटी की भावना है वह भी नहीं होती थी। तो कई चीज़ कर सकते हो, इसे अपने आप बना सकते हो। ठीक, तो इस तरह से ख़त्म होता है। आई होप आप सब समझ में अच्छी तरह से आपको आया होगा। तो फिर मिलते हैं कभी। ओके, गुड बाय।